अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सपोज़ एक टीम है और उसमें जितने भी लोग हैं सब लोग या तो बैटिंग करना चाहते हैं या बॉलिंग करना चाहते हैं, तो बताओ चलेगा? नहीं ना। इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम डिवाइडेड ना हो, सबको अपना अपना रोल ना पता हो, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं कर सकता है। इसीलिए जब भी प्लान किया जाता है कि हमें क्या क्या करना है अंडर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग काम को, या जितने काम करने वाले एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करना। जब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, उसमें POLDC हमने पढ़ा हुआ है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के बाद का स्टेप है जिसके अंदर में जितना भी काम है ना उसको डिपार्टमेंट्स में, पहले सिमिलर काम में उसको अरेंज कर लिया जाता है एंड देन उसको डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, ठीक है, डिवाइड कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को ऑर्गेनाइजिंग या इस फंक्शन को ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। और इस फंक्शन का जो आउटकम होता है उसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो बहुत सारे सिलेबस में ऑर्गेनाइजिंग भी लिखा होता है, बहुत सारे सिलेबस में सेपरेटली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है सिलेबस में। यहाँ पे मैं AKU बिहार का सिलेबस फॉलो कर रही हूँ क्योंकि कंटेंट बनाने के लिए कुछ तो फॉर्मेट चाहिए होता है, तो यहाँ पे मैंने उसी को फॉलो किया है, स्पेशली AKU बिहार या फिर बिहार में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ें, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का स्टार्टिंग का जितना सिलेबस था वो कवर कर चुके हैं। मूविंग अहेड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस हाउ जॉब्स, रोल्स, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन आर अरेंज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको आंसर मिलता है कि कौन किसके अंडर काम करेगा, कैसे सारे काम डिवाइडेड होंगे और डिपार्टमेंट जितने भी हैं ना वो कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे इस चैनल पे आपको लेक्चर भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, तो प्लीज़ साथ साथ नोट्स बना लेना। इस वीडियो में, इस वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसका प्रोसेस एंड फॉर्मल के टाइप्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड हाँ, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम रिलायंस ट्रेंड सपोज है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, फाइनेंस, ये सारे का ही अपना एक रिपोर्टिंग लाइन है जो इनको पहले से ही पता है, रोल क्लैरिटी है। यही है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यही है एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसके पहले ही मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिफरेंस बता दिया है। अब आप मेरे ख्याल से चीज़ों को इन डेप्थ समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। तो देखो, जब भी हम प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका कुछ सीक्वेंस होता है, और वो सीक्वेंस याद रखना कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक ट्रिक लेके आई हूँ। लेकिन हाँ, ये ट्रिक किसी को बताना नहीं। ट्रिक है टेल गुड एक्टर्स हाउ टू कम्युनिकेट, ठीक है, टेल गुड एक्टर्स हाउ टू कम्युनिकेट। अभी वन बाय वन मैं बताऊंगी आपको कि आपको इससे प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा। टी फॉर टास्क एंड गोल्स, पहले से ही डिसाइड करो कि क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप हुआ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉर्म करने का, टास्क एंड गोल्स को डिसाइड करो, क्या क्या काम करना है, व्हाट वर्क्स नीड टू बी डन। देन ग्रुपिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है जितना भी सिमिलर काइंड ऑफ वर्क्स है ना उसको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, उसको पहले क्लबिंग करो एंड देन डिपार्टमेंट से डिवाइड कर दो, ग्रुपिंग एक्टिविटीज़। ए मीन्स असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर असाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिना अथॉरिटी के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बियर कर सकता है? नहीं। सपोज मुझे कोई काम मिला है करने के लिए, बट मैं हमेशा उस काम के लिए अपने बॉस से परमिशन लेनी पड़े परफॉर्म करने के लिए, तो काम जो है वो खामखा डिले होगा। तो इसीलिए असाइनिंग प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, दिस इज योर थर्ड स्टेप। देन हायरार्की क्रिएशन, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंडर काम करेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बिना स्टेप के तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है। एंड देन फिफ्थ वन इज कम्युनिकेशन चैनल्स या फिर इंफॉर्मेशन चैनल। जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ना वो कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। क्या मैनेजमेंट डिसीजन लेते टाइम अपने एम्प्लॉयज़ की बात मानेगी? अगर मानेगी तो अपवर्ड है, नहीं मानेगी तो डाउनवर्ड है। इस तरीके से हम इस प्रोसेस को याद कर सकते हैं। क्या है ट्रिक? टेल गुड एक्टर्स हाउ टू कम्युनिकेट, और ये सिर्फ आपके लिए है। मूविंग अहेड, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको स्किप मत करना और इसका नोट्स अच्छे से बना लेना। दोनों में डिफरेंस देखो, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो हमेशा पूछते हैं कि मैम क्या ये
जो है ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है, सी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल नहीं आया, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एजुकेशनल हो गया, स्कूल कॉलेज, ये सारे जो है ना एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है। अब इन सारी ऑर्गेनाइजेशन में ही ना फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो ही जाता है, इसको क्रिएट करना नहीं पड़ता है। तो अगर मैं बोलूँ ना in simple language, these are forms of an organization, not types. Is it clear? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दीज आर ऑफिशियली डिजाइंड स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, ठीक है, डेलिबरेटली इसे डिज़ाइन किया जाता है, पहले से ही सबको पता है कि इसको क्या करना है, ठीक है, रिटर्न भी ज़्यादा रिटर्न कम्युनिकेशन फॉलो होता है, एवरीथिंग। इनफॉर्मल जो है वो अनऑफिशियल है, सोशल स्ट्रक्चर की वजह से फॉर्म होता है, और ये नेचुरली जब लोग ज़्यादा दिन तक साथ में मिलकर काम करते हैं तो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ही, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये भी प्लीज़ मत स्किप करना। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बेसिस पे बात करें तो ये डेलिब्रेट इन नेचर है, मतलब जानबूझ के इसको डिज़ाइन किया गया है, एंड इनफॉर्मल जो है वो नेचुरली डेवलप हो जाती है किसी भी सोशल इंटरेक्शन करते वक्त, ठीक है। अथॉरिटी की बात करें तो ये यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड हायरार्की है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्या है, कोई भी फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, सब लोग मिलके आपस में कैसे भी बात करते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन, और लेकिन हाँ सब एक दूसरे की बात मानने लगते हैं, ठीक है। रूल्स इसमें पहले से ही रिटन है, इसमें अनरिटन रूल्स हैं जो फॉलो होते हैं, इसमें ये जो है इसका टास्क ओरिएंटेड इसका पर्पस है, एंड ये पीपल ओरिएंटेड है। तो दोनों में नेसेसरी क्या है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल या इनफॉर्मल? इसका आंसर ना पीछे जो हमने थ्योरीज पढ़ी हुई है इसमें आपको मिल जाएगा, तो मैं आपको उससे कोरिलेट करके बताती हूँ, तब आप समझोगे कि कितनी सारी मैनेजमेंट में हम जितना भी चीज़ पढ़े ना वो आपस में कैसे लिंक्ड है। तो देखो ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें थ्योरीज में हमने एक बार हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, याद है आपको? हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट मैनेजमेंट थ्योरीज में, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ निकल के आई थी कि किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मल जो ऑफिशियली क्रिएटेड ग्रुप है, इसमें तो ये तो वर्क करता ही है, लेकिन उसके अंडर में एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, जो जब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो एक उनका एक टीम बन जाता है, एक फ्रेंड जोन उनका एक फ्रेंड ग्रुप बन जाता है ऑफिस के अंडर भी, यह है इनफॉर्मल ग्रुप। तो हम अगर इनफॉर्मल ग्रुप को इग्नोर करेंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन में है सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे लोगों का जो सोशल नीड्स है वो फुलफिल नहीं होता है। नीचे कमेंट करना सोशल नीड किसने बताया था, किसने इस चीज़ के बारे में हाईलाइट किया था, ठीक है। तो कौन सा नेसेसरी है, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल इंश्योर्स डिसिप्लिन एंड इनफॉर्मल बिल्ड्स बॉन्डिंग्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये इंटरव्यू के लिए भी क्वेश्चन प्रिपेयर करना, ठीक है। एक और चीज़ मुझसे स्किप हो गई थी जो कि मैंने बाद में ऐड किया है, वो है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं कोई भी चीज़ इसमें कोशिश करूँ जितना सिलेबस में है वो सारी चीज़ मैं कवर करूँ। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट थ्योरीज दोनों लगभग सेम ही है। इसका भी वही चीज़ हमने क्या क्या पढ़ा था, याद करो, क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न। सिमिलरली जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डेफिनेशन है या ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव है, ये क्लासिकल थ्योरी में अलग है, नियो क्लासिकल में अलग है, मॉडर्न थ्योरी में अलग है। क्लासिकल थ्योरी में यानी कि बहुत पुराने टाइम में ये कहा गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इट शुड बी रिजिड, यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए, हायरार्की फॉलो होनी चाहिए डिसीजन के लिए, तभी वो एफिशिएंट होगा। हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर या फिर मैक्स वेबर, ये वो लोग थे जिन्होंने इसी को सपोर्ट किया कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होना चाहिए। तो वहाँ पे फॉर्मल अथॉरिटी होनी चाहिए, एक हायरार्की होनी चाहिए, क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, ठीक, इससे डिसिप्लिन इंश्योर होगा, ठीक है। नियो क्लासिकल थ्योरी जो कि आपका हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट एल्टन मेयो ने दिया था वो इसी के अंडर में आया। यहाँ पे ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फोकस किया गया। ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वही है जहाँ पे एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, मोटिवेशन जो है वो सबसे ज़्यादा हो और टीम वर्क में काम हो, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी में कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब जहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स मिलके काम करते हैं ना, उसे सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पे सिस्टम थ्योरी, कॉन्टिजेंसी थ्योरीज आई। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेशन एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया गया। मतलब एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वही है जो फ्लेक्सिबल इन नेचर है, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, तभी तो फ्लेक्सिबल होगा, तभी तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकेगा ना। तो इस तरीके से अलग अलग थ्योरीज में ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पर्सपेक्टिव है, तो ये प्लीज़ कवर कर लेना, एक बार देख लेना आप लोग।
इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर्मल के टाइप्स क्या क्या है, ये मत भूलना और इसको ज़रूर लिख लेना, ठीक है, ये शायद शॉर्ट नोट्स भी आ जाए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये डेलिब्रेट अरेंजमेंट है पीपल का जो कि साथ में मिलकर काम करते हैं स्पेसिफिक गोल्स के लिए, स्कूल हो गया, बिजनेस हो गया, ये सारा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स होता है, गोल्स पहले से ही पता है। कम्युनिकेशन कैसा होगा? फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या? ज़्यादा कम्युनिकेशन रिटर्न में ही होगा, ईमेल्स के थ्रू, मेमोज होगा उसमें, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या है इसमें? एफिशिएंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी है, क्लियर स्ट्रक्चर पहले से डिफाइन है, इससे काम ज़्यादा अच्छे से होगा, टाइम कम वेस्ट होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी थोड़ा सा कम होगा। डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़ा रिजिड होता है नेचर में और इसकी वजह से लोगों की सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती हैं, जिसको कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। बस एक ये थोड़ा सा एक इसमें ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज है। टाइप्स की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपके टाइप्स में आया सबसे पहले लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये बहुत पुराना है और बहुत सिंपल भी है। इसमें एक सिंपल लाइन है जो फॉलो होती है। ये लाइन क्या है? ये हायरार्की ऑफ सुपरविजन या हायरार्की ऑफ ऑर्डर आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पे क्लियर चेन ऑफ कमांड है, क्विक डिसीजन मेकिंग है, सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब एक ऊपर बॉस होगा और इसके अंडर में जितने भी लोग हैं वो काम कर रहे होंगे, सब इसी को जाके रिपोर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ही सुटेबल है। लेकिन जब काम बढ़ेगा या एक्सपेंशन होगा काम में, देन इन दैट केस यू नीड बोथ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन मैनेजर्स जो डायरेक्ट अथॉरिटी होगी वो, और स्टाफ स्पेशलिस्ट जो कि एचआर मैनेजर है ना, वो स्टाफ स्पेशलिस्ट कहलाता है। तो अब जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं इसको यही एक पर्सन हायर करेगा तो ये पॉसिबल तो नहीं है, तो इसने एक पर्सन को रख लिया, उसको उसका नाम रख दिया एचआर मैनेजर। इसका काम होगा लोगों को ढूंढ के लाना और अपने एंड से इंटरव्यूज़ वगैरह लेना, शॉर्टलिस्ट करना कैंडिडेट्स को, एंड देन मैनेजर को सजेस्ट करना कि देखो भैया हमने ये कैंडिडेट्स लाए हुए हैं, आप इसमें से कोई एक को फाइनल करो। तो ये स्टाफ स्पेशलिस्ट हो गया। तो यहाँ पे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बेसिकली लाइन मैनेजर्स भी हैं एंड स्टाफ स्पेशलिस्ट भी हैं। लाइन मैनेजर क्या करेगा? डिसीजन लेगा, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है। स्टाफ जो है सिर्फ एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करेगा। मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा सुटेबल है ये। क्लियर? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंडर में आपके जितने भी काम है ना उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। इसमें थोड़ा स्पेशलाइजेशन हाई हो जाता है, सबको अपना अपना काम अच्छे से पता है, सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, और जितनी भी फंक्शनल नीड्स है डिपार्टमेंट की वो फुलफिल हो जाती हैं थ्रू फंक्शनल हेड्स। उनको पता है कि किसको रिपोर्ट करना है, तो फंक्शनल हेड को रिपोर्ट करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक टेक कंपनी है, वहाँ पे सेपरेट डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। इस तरीके से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है, जहाँ पे हर डिपार्टमेंट फंक्शन के बेसिस पे डिवाइडेड है। फोर्थ है प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये टेम्प्रोरी होता है नेचर में, ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए इसको बनाया जाता है और जब प्रोजेक्ट एंड हो जाता है तो इसे डिसॉल्व भी कर लिया जाता है। ये फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब ये है कि हमेशा उसमें चेंजेस के लिए इसमें ओपन चांसेस होते हैं। इनोवेशन को फोकस करता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। इज इट क्लियर? जैसे कि कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसको उसकी सेल्स को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये नया प्रोजेक्ट है। इज इट क्लियर? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स बेसिकली होता है जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डुअल रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। एम्प्लॉयज़ फंक्शनल डिपार्टमेंट जो हेड है उसको भी रिपोर्ट करते हैं एंड प्रोजेक्ट मैनेजर उसको भी रिपोर्ट करते हैं। फंक्शनल मैनेजर क्या हुआ? मार्केटिंग हेड है वो, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर क्या हुआ? जो प्रोजेक्ट हेड है वो। अगेन वही, अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, सपोज एग्जांपल ले लो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने का मुझे मिला हुआ है टास्क, इन दैट केस मैं प्रोजेक्ट मैनेजर को भी इन्फॉर्म करूंगी एंड मार्केटिंग को भी इन्फॉर्म करूंगी कैसे कैसे मुझे उसका प्रमोशन करना है। ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जहाँ पे टू बॉस सिस्टम फॉलो होता है। फंक्शनल मैनेजर भी है जहाँ पे एंड प्रोजेक्ट मैनेजर भी है जहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है तो प्लीज़ इसको लिख लेना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं कमेटी की तरफ। कमेटी का मतलब होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अपॉइंटेड टू वर्क टुगेदर ऑन अ स्पेसिफिक टास्क, मेक डिसीजंस और गिव एडवाइस। इनका मेन काम क्या होता है? ये कमेटी स्पेशली इसीलिए ही बनाई जाती है ताकि एक ही पर्सन सारे डिसीजन ना ले पाए, बहुत सारे लोग मिल करके आपस में मीटिंग करें एंड देन डिसाइड करें कि बेस्ट डिसीजन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस कमेटी, इनका काम क्या है? बजट्स को रिव्यू करना, स्पेंडिंग डिसीजंस देखना, ठीक है।
अब ये जो कमेटी है ना, ये या तो टेम्प्रोरी होगी या परमानेंट इन नेचर होगी। कभी कभी टेम्प्रोरी कमेटीज़ होती हैं, कभी कभी परमानेंट कमेटीज़ होती है, जैसे फाइनेंस कमेटी वगैरह, ये परमानेंट इन नेचर होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग जो है ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसमें जो डिसीजन है वो टीम लेती है, सिंगल पर्सन नहीं लेता। क्या इसके बेसिस पे आप इसके प्रॉज एंड कॉन्स या फिर इसके फेवर एंड अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स नहीं लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते? अगेंस्ट की बात करें तो अगर क्या आपके साथ होता है फैमिली में, अगर सब लोग डिसीजन लेंगे या सबको पावर मिलेगा कि अपना अपना पॉइंट रखो, तो जो एक दिन में डिसीजन हो सकता है उसको डिसीजन लेने में करीब 1 हफ्ता लग जाएगा। तो थोड़ा स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। फ़ायदा ये होता है कि सब लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा इसको डिटेल में देख लेना कमेटी को। ये आपको मैं अगर मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में एक बार इसको थोड़ा डिटेल में देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे के पॉइंट्स कवर करेंगे। सो प्लीज़ अगर कुछ भी रह गया हो तो नीचे कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।